हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का संस्थागत वित्त एवं विनियोजन टॉपिक देख रहे थे, जिसमें वीडियो लंबा हो जाने के कारण कुछ पार्ट को अलग से इस वीडियो में लाया जा रहा है, क्योंकि इसके पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है करेंट अफेयर के लिए और इनकी कुछ डाटाएं भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए या तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को उपयोगी साबित हो। तो हम देखते हैं इसका टॉपिक सहकारिता। तो सहकारिता के लिए इसमें बताया गया है कि ये वास्तव में एक लोकतांत्रिक शासन का ऐसा प्रारूप है जो कि पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है। मतलब जितने भी तबके के लोग हैं उन लोग को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का, चाहे मार्गदर्शन देने का, या कृषि क्षेत्र हो गया, व्यापार क्षेत्र हो गया, या फिर किसी भी क्षेत्र के लोग, जैसे इसमें बताया गया है कि किसान हो गए, कारीगर हो गए, बुनकर, मछुआरे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे योजनाएं आती हैं, या फिर कृषि ऋण या उद्योग ऋण, या मतलब जो भी चीज़ों से रिलेटेड है वह सहकारिता में आता है। और इसमें यह बताया गया है कि यह एक मित्र की तरह भी कार्य करता है, एक दार्शनिक की तरह कार्य करता है, और एक मार्गदर्शक के रूप में भी बोला जा सकता है कि उसके आधार पे भी यह कार्य करता है, जिससे समाज के हर जो तबके हैं उन लोग का विकास हो सके, वो सामाजिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो, सभी को इन चीज़ों में बताया गया है। इसी का काम है सहकारिता। मतलब सहकारिता यही काम करता है। आप समझ सकते हैं कि हर तबकों को ऊपर उठाने का काम करता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। तो इसमें बताया गया है कि सहकारिता विभाग का एक मुख्य आधार जो होता है वो सहकारी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। सहकारी संस्थाएं द्वारा प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण, कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि जो सहकारी संस्थाएं जो है वो कृषि उत्पादन हो, खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ, सार्वजनिक डेयरी, बुनकर, मतलब हर तबके के लोग को, या फिर औद्योगिक इकाई जो निर्माण कर रहे हैं या फिर संचालन कर रहे हैं, मतलब सबको एक उनके लेवल पे एक सहायता प्रदान करने का प्रयास है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा भवन निर्माण का भी अभिनय प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो बताया गया है, जैसे यहाँ चार्ट के माध्यम से, कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, ये सब का जो है उसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, मतलब इसका जो मेन है, और यहाँ पे कार्य क्षेत्र उसका बता रहा है। जैसे रायपुर हो गया तो रायपुर का कार्य क्षेत्र यहाँ बताया गया है कि धमतरी हो गया, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायपुर। तो ये सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है कि दुर्ग के कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं, रायगढ़ के कौन से आते हैं, जगदलपुर में कितने आते हैं। यहाँ पे जगदलपुर के बारे में बताया गया है, ये जगदलपुर का। और इसकी शाखाएँ यहाँ बताई गई है कि कौन किसमें कितनी शाखाएं हैं। जैसे रायपुर में कितनी शाखाएं हैं, दुर्ग में कितनी है, इस तरीके से पूरा बताया गया है। तो सबसे अधिक देखेंगे तो रायपुर में है 68 शाखाएं। उसी तरीके से यहाँ जो कुल प्राथमिक शाखा सहकारी समितियाँ जो है, जो मतलब प्राथमिक शाखा सहकारी समितियों की संख्या यहाँ पे बताई गई है कि कहाँ पे कितना है। तो इसमें भी रायपुर में सबसे ज़्यादा है, 340 देख सकते हैं आप यहाँ। उसी तरीके से कुल लैंप्स की संख्या बताई गई है। कुल लैंप्स की संख्या जगदलपुर में सबसे ज़्यादा बताई गई है, 178 के करीब। और उसी तरीके से कुल पैक्स की संख्या यहाँ बताई गई है। तो कुल पैक्स की संख्या रायपुर में 309 बताई गई है। अंबिकापुर, जगदलपुर में यहाँ 0 बताया गया है।
तो इस तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे तालिका जो है में बताया गया है कि जो वर्षवार किसकों को दिए जाने वाले कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पास हम देखेंगे 6वें नंबर पे जो है कि 2014-15 से 19-20, 14-15 से 19-20 पे कितना यहाँ बता रहा है, तो 14-15 से 19-20 पे बता रहा है 0%। 0% प्रचलित ब्याज दर है, तो यहाँ 0% पे मिल रहा है। 2012-13 से 13-14 तक 1% में मिला था। 8-9 से 11-12 तक 3% में मिला था। इसी तरीके से यहाँ वर्ष बताए गए हैं और यहाँ उसका जो ब्याज दर है वो ब्याज दर यहाँ बताया गया। तो जो 2014-15 से, वो भी ध्यान दीजिएगा आप, वर्षवार कृषकों को दिए जाने वाले कृषि ऋण पर 0%। उसी तरीके से हम जब देखेंगे तो ऋण व्यवसाय देखेंगे। ऋण व्यवसाय मतलब यह, इसमें यह बता रहा है कि प्रदेश के जो 1333 प्राथमिक कृषि साख जो सहकारी समितियां संचालित हैं, तो इन समितियों में कितने सदस्य हैं, तो 20.98 लाख जो सदस्य हैं वो इसमें सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो वो उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे संबंध कार्य हेतु रियायती दर पे जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो उसमें बताया गया कि कौन कौन से ऋण किस आधार पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उसको जब देखेंगे तो यहाँ पास बताया गया है कि जो अल्पकालीन कृषि ऋण है, तो अल्पकालीन कृषि ऋण जो होता है, तो अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाले जो ऋण है उसको 0% दर पे होता है। और ऋण की जो अधिकतम सीमा यहाँ बताई गई है, अधिकतम सीमा कितनी बताई गई, तो 5 लाख रुपए बताई गई है। तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात, मतलब नगद और वस्तु जो होंगे, नगद और वस्तु, तो इनका जो अनुपात होगा वो 60 और 40 के रेशियो में होगा। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि नगद और वस्तु, ऋण में जो नगद और वस्तु होंगे वो 60:40 के अनुपात में होंगे। और यहाँ जो ऋण की अधिकतम सीमा बताई गई है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 5 लाख है अधिकतम सीमा अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पास हम देख लेते हैं कि गौपालन जो है, गौपालन हेतु ऋण कितना दिया जाएगा, तो गौपालन हेतु भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो गौपालन हेतु यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ अधिकतम सीमा अल्पकालीन ऋण में 5 लाख था, यहाँ बता रहा है कि जो 2 लाख है, 2 लाख रुपए में ऋण जो लगेंगे वो 1% लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जो गौपालन हेतु वाला करते हैं तो उसमें क्या है, 2 लाख तक जो ऋण है 1% है। लेकिन अगर 2 लाख से 3 लाख तक हो जाता है, 3 लाख तक, तो 3% पे इस पे लगेगा। मतलब 2 लाख तक 1%, और उसके बाद 2 से 3 हो गए तो 3%। इसी तरीके से मत्स्य पालन पे जब देखेंगे हम, या फिर उद्यानिकी कार्य, मतलब उद्यानिकी कार्य के लिए जब देखेंगे तो 1 लाख रुपए यहाँ किया गया है। जैसे यहाँ पे भी 2 लाख किया गया था गाय पालन वाला मत्स्य पालन में या उद्यानिकी कार्यों के लिए, तो 1 लाख में 1%। और उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक के ऋण में, मतलब अगर 1 से 3 तक का ले रहे हैं तो मात्र 3%। तो मत्स्य पालन में 1 लाख 1%, 1 से 3 3%। गौ पालन जो है उसमें 2 लाख 1%, 2 से 3 3%। और अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए तो 5 लाख अधिकतम है और भी 0% पे।
उसी तरीके से जब हम देखेंगे यहाँ कि कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण, तो जो कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण है वो कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक यहाँ दिया गया है 1/4/2014। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पास देखेंगे तो कृषकों को जो ब्याज मुक्त ऋण है तो यहाँ पास बताया गया है कि जो 2021 है, 2021 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक यहाँ ऋण वितरण का लक्ष्य था करोड़ों में है, तो यहाँ पास है 4,600 करोड़। ऋण वितरण जो राशि है वो कितना हुआ है, ये लक्ष्य 4,600 का था लेकिन वितरण कितना हुआ है 4,495 करोड़। वही कृषकों की संख्या जब देखेंगे तो कृषकों की संख्या कितनी है, तो 12,65,000। ध्यान दीजिएगा ये लाख में है तो 12.65 लाख है। अब जो पूर्ति का प्रतिशत है वो पूर्ति का प्रतिशत यहाँ दिया गया है 97.72, 97.72। अब पता नहीं पूर्ति हुआ या नहीं, ठीक है, बात की बात है। लेकिन आप ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि 2020-21 में जो 1 अप्रैल 2020 से यहाँ 30 सितंबर 2020 तक का जो बताया गया है, तो कृषि का जो इसका वितरण का लक्ष्य कितना रखा था, तो 4,600 रखा था, जिसमें ऋण वितरण राशि 4,495 बताई गई थी। और जो कृषक संख्या है वो है 12.65 लाख, और जो आपूर्ति है वो 97.72 बताई गई है, 97.72। उसके बाद जब देखेंगे तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का बताया गया है। विपणन संघ में धान उपार्जन के बारे में भी बताया गया है कि जो राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वितरण मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। उसी सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज हैं। तो यहाँ पास उसके बारे में बताया गया है, यहाँ मात्रा बताया गया है कि 4,961.70 टन जो हैं वो खरीदे गए 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। और उसकी जो राशि दी गई उसके माध्यम से, तो वो राशि कितनी थी, तो 27,185। मतलब आप बोलेंगे कि धान उपार्जन की मात्रा तो 4,961.70 ये टन में है। याद रखिएगा कि ये टन में है। और जब इसमें आप बोलेंगे राशि का बात होगा तो राशि कितना दिया गया, 27,185.18 लाख। इन चीज़ों को आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि इतना जो था वो 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक का बताया गया है, और इतने रुपए का व्यय राशि है। उसी तरीके से जब रासायनिक उर्वरक का, यहाँ धान उपार्जन का देखिए, यहाँ रासायनिक उर्वरक का देखेंगे तो ये भी 1333 जो सहकारी साख समितियों के माध्यम से ये भी खरीदी बिक्री किया जाता है या वितरण बांटा जाता है हर चीज़ों को। तो यहाँ पास रासायनिक उर्वरक का जो वितरण देखेंगे तो वो वितरण 2020-21 में वो इसमें भी वही डेट है 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 का जब देखेंगे तो लक्ष्य यहाँ रखा गया था, जो वो था 6,35,000। 6,35,000 जो मीट्रिक टन है उतने का लक्ष्य रखा गया था। और वितरण का लक्ष्य, और वितरण कितना हुआ है, तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा 7,18,417। मतलब जितने का लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा का यहाँ वितरण हुआ। लक्ष्य था 6,35,000 का और वितरण हुआ है 7,18,417। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो प्रदेश में
प्रदेश में जब देखते हैं कि स्थापित जो सहकारी शक्कर कारखाने हैं उसके बारे में देखेंगे तो कारखानों के निर्माण वर्ष एवं पेराई क्षमता के यहाँ जानकारी दिया गया है। लेकिन ठीक है, पेराई क्षमता आप एक बार ध्यान दे सकते हैं, बट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो ये सहकारी जो शक्कर कारखाने हैं, ये शक्कर कारखाने के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इन चीज़ों को आप एकदम ध्यान से देखिएगा। तो जो भोरम देव सहकारी शक्कर पहले नंबर पे जो आता है, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना जो है वो कवर्धा में है। पहले आप याद रखिएगा कि ये कवर्धा में है। उसके बाद याद रखिएगा कि ये राम्हेपुर जो ग्राम है वो राम्हेपुर ग्राम में बनाया गया था। उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2002 और 3 से इसका प्रारंभ हुआ था। 2002-3 से इसका प्रारंभ हुआ। और इसका जो पेराई क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। इसका पेराई क्षमता है 3500 TDS इसका पेराई क्षमता है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं जब ये सेकेंड नंबर पे आता है तो सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो अंबिकापुर के पास है। एक्चुअल में अंबिकापुर तो सरगुजा ज़िले में आता है, लेकिन ये जो है ये सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। ग्राम केरता में है। ग्राम केरता में ध्यान दीजिएगा कि ग्राम केरता में है। माँ महमाया सहकारी शक्कर कारखाना है जो कि ग्राम केरता में है और जिला सूरजपुर के अंतर्गत आता है। इसका जब बोलेगा तो ये 2009 और 10 में इसका उत्पादन जो है वो प्रारंभ हुआ था। और इसका पेराई क्षमता है वो है 2500 है इसका पेराई क्षमता। उसी तरीके से जब आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बालोद ज़िले में। पहले आप ज़िला याद रखेंगे, बाद में शक्कर कारखाना के बाद याद रखेंगे। जैसे कबीरधाम में है, फिर कबीरधाम के बाद राम्हेपुर में है, तो कौन सा है? तो भोरम देव। उसी तरीके से सूरजपुर जिला में कहाँ पे है? केरता पंचीराण में। कौन सा है? तो माँ महमाया सहकारी शक्कर कारखाना। उसी तरीके से तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे अपना आता है बालोद। यहाँ पे हमारा आता है बालोद, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बालोद के कौन से ग्राम में? तो करका भाटा में कौन सा है? तो दंतेश्वरी माँ के नाम से यहाँ है, तो दंतेश्वरी, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मैं फिर से मिटा के इसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, दंतेश्वरी मैया जो है सहकारी शक्कर कारखाना, तो पूछेगा कोई तो कहाँ? तो बालोद में है। बालोद के कौन से ग्राम में? तो करका भाटा में है। और कब से चालू हुआ? तो ये भी जब से माँ महमाया चालू हुआ तब से दंतेश्वरी मैया वाला चालू हुआ, तो 2009-10। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि माँ महमाया और माँ दंतेश्वरी। उसी तरीके से चौथे नंबर का जो है ये भी कबीरधाम में है। जैसे कबीरधाम में एक भोरम देव था, उसी तरीके से जो चौथे नंबर का है वो क्या है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। तो कबीरधाम के एक तो राम्हेपुर में है और ये जो भोरम देव वाला है, और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो प से पटेल और प से पंडरिया। तो पंडरिया याद रखिएगा, कबीरधाम के पंडरिया में है, तो प से पंडरिया। ऐसे अब भोरम, तो भोर हुआ तो राम्हेपुर, ऐसे करके आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ये जो सबसे नया है कबीरधाम का जो पंडरिया वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2016-17 में इसका हुआ था। और इसका भी उत्पादन क्षमता 2500 है। जितना माँ महमाया शक्कर कारखाना का है उतना ही यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसका है शक्कर कारखाना का। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और माँ दंतेश्वरी का जहाँ है वहाँ का है 1250। तो भोरम देव 2002-3। उसी तरीके से माँ जो महमाया और माँ दंतेश्वरी, तो ये दोनों का सेम है, 2009-10 में चालू हुए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है पंडरिया कबीरधाम में, वो सबसे नया है 2016-17 में। और पेराई क्षमता सबसे ज़्यादा है भोरम देव का। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा।
और किसानों से फिर यहाँ पे बताया गया है कि किसानों से जो गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन है, तो प्रदेश में स्थित यही 4 जो शक्कर कारखाने और उनके पेराई वर्ष 2020-21 में कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदकर सरकार का उत्पादन किया गया है, शक्कर का उत्पादन किया गया। मतलब इस गन्ने को खरीदा गया है और शक्कर का उत्पादन किया गया है। तो किसमें? न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गन्ना खरीदकर शक्कर का उत्पादन किया गया है। तो यहाँ पास उसका थोड़ा विवरण बताया गया है कि किसका कितना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कितना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रख लीजिए, किंतु इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास हम देखते हैं कि सहकारी विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण काम में एथेनॉल प्लांट की जो स्थापना है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब एकदम इससे रिलेटेड अब एग्ज़ाम में सवाल आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि VIMP करके इसको नोट कर लीजिएगा कि एथेनॉल प्लांट की स्थापना। तो जो माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो है वो केरता पंछीराण में, वो सूरजपुर जिला के अंतर्गत आता है ये। तो ये जो सह उत्पादन है मोलासीस से एथेनॉल बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि मोलासीस से एथेनॉल बनाने के लिए प्रस्तावित कितना 20 KLPD एथेनॉल प्लांट हेतु जो है ये पुणे जो है VSI पुणे से DPR तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि पुणे से जो DPR तैयार किया गया है और फिर इसका क्रमांक ये सब बताए गए हैं। और ये बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ शासन सहकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन एवं नया रायपुर नगर को PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड हेतु कंसल्टेंसी रखने के लिए अनुमति प्रदान हेतु पत्र प्रेषित है। मतलब कंसल्टेंसी रखने के लिए PPP माध्यम से यहाँ अनुमति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया है। आप ये बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 20 KLPD जो है इथेनॉल प्लांट, ये ध्यान दीजिएगा। और क्या ध्यान देने लायक है? जो है ये देखिएगा, ये जो है मोलासीस से एथेनॉल बनाने का। तो इन चीज़ों को आप एकदम गौर से देखिएगा यहाँ पे, मोलासीस से एथेनॉल बनाने के लिए। तो कहाँ की कंपनी? VSI पुणे से DPR तैयार किया गया है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अभी माँ महामाया का हम लोग देखें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना जो है वो भोरमदेव कवर्धा, जिसका पेराई क्षमता 2500 था, हम लोग अभी देखे। और जो 2002-03 में उत्पादन यहाँ चालू हुआ था। तो माँ महामाया का हम लोग जब देखे थे तो माँ महामाया का कितना था? तो माँ महामाया का 20 था और यहाँ पास कितना है? तो 40 KLPD क्षमता से एथेनॉल प्लांट PPP के मोड से स्थापित करने हेतु कारखाना ऐसा है, इसमें बताया गया है। और इसके लिए जो छत्तीसगढ़ डिस्लरी है, जो मतलब बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उससे MOU निष्पादित किया जा चुका है और यथाशीघ्र जो प्लांट की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है, ऐसा बताया गया है। तो मतलब एक याद रखिएगा, माँ महामाया जहाँ से 20 KLPD, और एक याद रखिएगा भोरमदेव जो कि कवर्धा में है, वहाँ से 40 KLPD क्षमता के एथेनॉल प्लांट PPP के माध्यम मोड पर चलाए जाएंगे। उसी तरीके से जब हम देखेंगे आगे बताया गया है कि जो शक्कर कारखाने में 6 मेगावाट के जो को जनरेशन पावर प्लांट, तो वो कहाँ? तो माँ महामाया सहकारी जो शक्कर कारखाना है उसमें 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट स्थापित हेतु राज्य सरकार से 2 करोड़ 2 लाख अंश पूंजी
के रूप में स्वीकृत किया गया। मतलब यहाँ 6 मेगावाट के को जनरेशन पावर प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। तो कहाँ, माँ महामाया शक्कर कारखाना में। और यहाँ का जो एथेनॉल की क्षमता, उत्पादन क्षमता वो करना है, वो कितना है, 20 KLPD यहाँ का है। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ पुनर्गठन योजना 2019 के तहत प्रदेश के 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है। तो प्रदेश में ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट में से एक है। तो आप बिल्कुल भी एकदम ध्यान दीजिएगा इसको, कि इसमें बता रहा है जो कि 725 जो है वो 725 यहाँ बताया गया है कि 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है। तो प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पास हो जाएगी 2058। तो पहले कितना था, पहले था 1333, मतलब 1333। तो 700 इसमें 25 और बढ़ जाएगा, तो कुल टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, तो कुल टोटल हो जाएगा 2558 ये हो गई है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि 725 बढ़ने से अब 2058 हो गई है, जो कि पहले कितना थी, 1333। तो इन नई जो समितियों के अस्तित्व में आने से किसानों को सीधे तौर पे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ों को बताया गया है। और जो समितियों में शामिल गांव और किसान जो संख्या कम हो जाएगी। धान खरीदी, पूरे पंजीयन, बीमा, KYC प्रकरणों की स्वीकृति, खाद्य बीज के वितरण, धान खरीदी के समय जमा होने वाले भीड़, ये सब चीज़ें कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी। जैसे कि पहले 1333 जो थे उसमें 20.95 के करीब किसान संख्या थी, 20.95 लाख किसान थे। तो उससे भीड़ और फिर जल्दी किसी का निपटारा नहीं होना, बीज का वितरण, मतलब हर चीज़ के वितरण, ये सब में देरी के कारण, देरी ना हो, सबको मतलब जल्दी से जल्दी सुविधाएं पहुंचाई जा सके, इसको नज़र रखते हुए देखा गया कि बहुत ज़रूरी हो गया है कि कुछ साख समितियां जो हैं उसकी संख्या, तो न्यू समिति जो है वो 725 न्यू समिति बना के कुल टोटल अब कितना हो गया है, तो 2058 कुल टोटल हो गया, जो कि पहले कितना था, तो 1333 था। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और उसी तरीके से यहाँ जो हमने पढ़ा कि शक्कर कारखाना, तो अंबिकापुर में 6 मेगावाट के को जनरेशन पावर प्लांट, और फिर जो एथेनॉल का है वो भोरमदेव में 40 KLPD। और यहाँ पे हम लोग देखे कि माँ महामाया में कितना, तो ये 20 जो KLPD एथेनॉल प्लांट हेतु जो पुणे से DPR तैयार किया गया। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के उभरेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि कुछ नया होता है तो उससे बहुत सारे सवाल भी डाले जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।